हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और प्यारे साथियों। आज की जो वीडियो लेक्चर है इन द सेंस कॉन्सेप्ट ऑफ का ये चैप्टर सेकंड या थर्ड है। और इस वीडियो के थ्रू जो मेरा पर्पस है इस वीडियो का वो ये है कि यहाँ से हम एक कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ का फ्रेंच रेवोल्यूशन। कंप्लीट चर्चा हम करेंगे, समझेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई। प्रीवियस वीडियो पे एक कमेंट फ्रेंड्स का आ रहा है, वो उनका कहना है कि थोड़ा इंग्लिश का यूज कम करें। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि इंग्लिश थोड़ा कम यूज करूं। इन द सेंस जो मेरी लिखने की राइटिंग स्टाइल स्क्रिप्ट रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी बोलूं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी सहूलियत है और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। और इस वीडियो लेक्चर का पर्पस मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले कि जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं या कोई भी व्यक्ति जो पाठक जिस चीज को समझना चाह रहे हैं, तो एक अपने चैप्टर से या इस टॉपिक से हम एक तो जनरल नॉलेज गेन करेंगे। दूसरा, जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम की वोकैब गेन करेंगे। और तीसरी बात ये है कि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम इंटरकनेक्शन करेंगे और समझने की कोशिश करें कि इंसिडेंट हुई कैसे। हमें सोचना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट एंड व्हाई, इस रीजन को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो स्टूडेंट, करें शुरुआत? यस आर यू सर। रेडी? यस सर। क्या बात है, व्हाट अ जोश। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले ये है स्टूडेंट, हमें ये समझना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या, राइट? किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा यही पर्पस रहा है कि हमें पता होना चाहिए वी हैव टू आइडिया अबाउट ऑफ द व्हाट एंड व्हाई, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दिस वाज इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है तो पहला क्वेश्चन आंसर आएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हाट, क्या है। तो सर बोल सकते हैं हम कि फ्रांस एक कंट्री है, कहां पर, यूरोप कॉन्टिनेंट में। कहां पर? यूरोप, सपोज दैट लाइक दैट। और यहां है अपना फ्रांस। ओके, ये जर्मनी, ये पोलैंड, ये ऑस्ट्रिया और ये है आपका इटली। ये कुछ कंट्री है, इसके नेबर कंट्री है पास वाली। और यहाँ है द ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। ओके, अब क्या होता है, ये फ्रांस है। फ्रांस एक कंट्री है। पहले क्या है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरे का पूरा वो डिवाइडेड था प्रोविनेंस में। इट मींस इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। एंड वी आर टॉक अबाउट ऑफ 18 एंड 17 सेंचुरी। ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे मन में आने चाहिए। एक, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। दूसरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, क्वेश्चन है। थर्ड, सर हम इसमें देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से किसका आइडिया आया, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। सर ये क्या है, राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति, राष्ट्रवाद। कहां से स्प्रेड हुआ ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और यहां से हमें कुछ वर्ड्स मिले, क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता और भाईचारा या बंधुत्व की भावना। ये वर्ड कहां से मिले हमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और हम समझेंगे द राइज ऑफ नेपोलियन, कि नेपोलियन कौन था, कैसे इसका राइज होता है, और सिविल कोड क्या है नेपोलियन का, वाटरलू में किस तरीके से इसको डिफीट करते हैं पराजय, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, और वो है क्या, द सोसाइटी ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक अबाउट ऑफ एनीथिंग अबाउट ऑफ सोसाइटी एंड अ स्टेट, so first of all we have to see the culture of a community or religion। किसी भी सोसाइटी, समाज या समुदाय कुछ भी देखना उससे पहले जरूरी है तो उसके कल्चर को समझे। जैसे मान लो समर सीजन है और वो टी शर्ट पहन के घूम रहा है नॉर्मल में, तो हम समझ सकते हैं कि ये एक हॉट रीजन में रहता है फिलहाल। जैसे हमारे इंडिया में समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन है। बट यूरोप में जब यहाँ हम
टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ समर सीजन है। वहीं यही टाइम अगर आप यूरोप में जाएं, इंग्लैंड में और भी कंट्री में, तो वहाँ पर विंटर सीजन है, तो वो जैकेट वगैरह पहन के घूम रहे हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है वो कल्चर पर डिपेंड करती है, और कल्चर डिफॉल्ट्स अपॉन जियोग्राफी। जहाँ की जैसी जियोग्राफी वहाँ का वैसा कल्चर होता है। जैसे पर्दा सिस्टम है, बुर्का पहनने का जो तरीका है वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब, दिस इज द प्लेस, द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन इस्लाम। इस्लाम धर्म की जो ओरिजिन है वो सऊदी अरब से होती है, मक्का एंड मदीना। किसने की? प्रॉफेट पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब ने 746 में। तो कहने का सेंस है कि सऊदी अरब में सर डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, रेत है, तो सर सैंडी एरिया में क्या करते हैं लोग? सर बुर्का पहनते हैं, या बुर्का। तो ये चीजें हैं, यानी कि हमें किसी के कल्चर को समझना जरूरी है, किसी की जियोग्राफी को समझना भी जरूरी है, किसी सोसाइटी के बारे में जानना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। और बात ये भी स्टूडेंट कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएं तो समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ हैप्पीनेस के साथ पढ़ें थोड़ा सा, और टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएं। तो थोड़ा सा हैप्पीनेस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें, और इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझेंगे। तो मुस्कुराते हुए चले, ठीक है? Yes. और फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपने स्टूडेंट्स का बर्थडे है, निहारिका का, तो विश करेंगे सिस्टर। Happy birthday to you. Happy birthday, Panda. So, dear students, and wish you very happy birthday, Niharika. Thank you, sir. And God bless you. Thank you, sir. अब यहाँ से हम आज इनका बर्थडे है, एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक तरफ खुशियाँ, दूसरी तरफ लड़ाई, द वॉर। तो बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझें, और उससे पहले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई कैसे, तो एक इंसिडेंट है। हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी चीज को समझें और लिंक करें। मेरा पर्पस ये है बच्चे आपको पढ़ाने का, स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है कि हमें क्या करना है, रटना नहीं है किसी चीज को, क्योंकि रटते तो बहुत हैं। रटना बोलते किस क्यों? अपन बोलते हैं कि रटता है और रटित होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? रटना कोई वर्ड गलत नहीं है, दिस इज अ गुड थिंग, but this is the depend of the term that how many time you revise your syllabus and chapter. This is called revision. But we doing activity like many times again and again, and we forget and we have no idea about something, that the incident why and what happened, कि इंसिडेंट क्यों और कैसे हुआ, अगर ये पता नहीं है तब उसको बोलते हैं अपन रटना। कि किसी ने 10 बार बुक को पढ़ लिया, चैप्टर को, और उसकी समझ में नहीं आया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसको रटना बोलते हैं। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? वन टाइम हमने स्टडी किया, वन टाइम उसको डाइजेस्ट किया, स्टडी एंड डाइजेस्ट, एंड उसके बाद माइंड में इमेजिनेशन किया, और चैप्टर आपके कमांड में। ठीक, वो कब होगा? जब हम किसी चीज को लिंक करेंगे। आप जानते हो हमारे जो माइंड है वो न्यूरॉन्स की फॉर्मेट में काम करता है, और न्यूरॉन्स इसी तरीके से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए जो हमारे माइंड की मेमोरी है वो बिट है, क्यूबिट की फॉर्म में। वो क्या है? ऐसे फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम, इन चीजों को पिक्चराइज फॉर्म को ज्यादा कैप्चर करती है। एडल्ट एज में जरूरी है कि स्टूडेंट्स को पिक्चराइज फॉर्म में कोई चीज दिखाई जाए। अगर मैंने आपको किसी पिक्चर आपको दिखा दी, आपके माइंड में ज्यादा देर तक वो स्टे करेगी। ओके, तो यही मेरा पर्पस है कि हमें सोचना सीखना है। ओके, अब आते हैं टॉपिक पर। तो इसमें क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, कोई भी चीज अचानक तो होती नहीं है, किसी भी चीज की एक बैकबोन होती है। तो हम बात कब की कर रहे हैं स्टूडेंट? बात कर रहे हैं सर हम 18th सेंचुरी की। ओके, 18th सेंचुरी की, और इसका मतलब क्या है सर? 1700 टू 1799, इस टाइम पीरियड की ये इंसिडेंट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1715, ओके, तो देन कम्स टू 1774, देन 17
81 1776 1781 and 1789 दिस वाज द इंसिडेंट। फिर उसके बाद आता है 1791 1792 टू 93 1799 1804 1815 एंड 1946। ये कुछ डेट है, अभी आपको अजीब सा लग रहा है सब क्या बना दिया है, लेकिन यही वो डेट है जिनसे हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बात ये आती है कि सर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें जानना है। देखो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें जहां कहीं किसी बात को समझना है क्वेश्चन मार्क लगा तुरंत, कैसा हुआ तो क्यों हुआ। सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो स्टूडेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में यहां पर एक किंग थे, फ्रांस में कौन थे, किंग। किसी बच्चे को नाम मालूम है किंग का? लुईस 16। और वो कहां से बिलोंग करता है? बर्बन फैमिली, इन द सेंस बर्बन डायनेस्टी। इस फैमिली का ये किंग है। इंपोर्टेंट बात ये है कि ये कब किंग बनता है? 1774 इन द सेंस 18th सेंचुरी में ये बनता है किंग। और जब ये किंग बनता है तब इसकी एज होती है महज 20 ईयर। कितनी? 20 ईयर, 20 साल का लड़का और किंग बन जाए फ्रांस का। और उस टाइम पीरियड में अब इसकी शादी होती है, शादी तो होनी चाहिए। तो इसकी जो वाइफ है, शादी किससे होती है? इनकी वाइफ का नाम मैरी एंटोनियो। बहुत बड़ी मैरी एंटोनियो। मैरी एंटोनियो ये क्या है? इनकी वाइफ। ओके, और मजेदार बात यह है कि ये महारानी कहाँ गई थी? प्रिंसेस, बहुत बढ़िया, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया एक नेबरिंग कंट्री किसका? फ्रांस और इटली का। ये बात है सर, ठीक है। शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाया लग जाती है, कुछ नजर लग जाती है फ्रांस को, एक मुस्कुराती हुई फ्रांस को। और कहीं ना कहीं बर्बादी का जो रीजन होता है ना बच्चों, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है फाइनेंशियल इकोनॉमी। इतिहास गवाह है C अपॉन C या P अपॉन P इक्वल टू P। जैसी प्रायोरिटी है वैसी आपको पॉलिसी बनाना है। जैसे जो आपकी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग काम करो, इसको बोलते हैं पॉलिसी डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ओके, अब फ्रांस में क्या हो रहा है? यहाँ तक सब ठीक है। 1774 में किंग बनता है कौन? लुई 16, बर्बन फैमिली का किंग है। और मैरी एंटोनियो से इनकी मैरिज हो जाती है, वेडिंग। और उसके बाद में ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तभी 1715 की तरफ आप रुख अपनाते हैं। और देखो 1715 की बात है जब लुई 16 की फैमिली वाले यहाँ पर रूल कर रहे थे। कौन? बर्बन डायनेस्टी। और यहाँ इनकी जो पॉपुलेशन वो है 23 मिलियन। क्या है सर? पॉपुलेशन। यानी अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इट मींस हमारी दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन है फ्रांस की। ओके, और 1774 में किंग कौन बनता है? लुईस 16 एक किंग बनता है। अब आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो क्यों हुई। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजन समझ रहे हैं। तो देखो यहां से आपको रीजन समझना है, कॉजेस देना है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। चलो देखते हैं सर। 1774 की बात है यहां पर, और उसके बाद 1776 आफ्टर 2 ईयर देन ही बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। एक वॉर हो जाता है यूएसए इंडिपेंडेंट का। किसका? यूएसए में इंडिपेंडेंट का। और जब ये वॉर होता है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है,
पहली बात तो यह है कि फ्रांस में ही कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, तो वहाँ का किंग इनमें बिजी हो गया था। और सर 70-76 में यूएसए की जो 13 कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी, ये क्या हो रही थी, इंडिपेंडेंट। और इनका वॉर चल रहा था किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और इसी टाइम पीरियड पर फ्रांस के जो किंग थे ना, उन्होंने क्या किया, फ्रांस के किंग ने इनकी हेल्प की, किसकी, यूएसए की, ठीक है, यूएसए की हेल्प की फ्रांस के किंग ने। अब क्या होता है 76 में जब हेल्प करता है 13 कॉलोनी की, तो सर इसने लोन लिया, कितना, 2 बिलियन लिब्रे, यानी उनकी जो मुद्रा थी 2 बिलियन, 2 बिलियन मतलब समझ पा रहे हो कितने ज्यादा पैसे होते हैं। तो 2 बिलियन के समथिंग इसने क्या किया, लोन लिया। और लोन लेने के बाद किससे लिया, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स थे उनसे लिया, बिजनेसमैन से। और एक कर्ज हो गया इस पर, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई, अब इसको हटाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होता है सर, इंडिपेंडेंट का वॉर कब चल रहा है, 1776 में। और तीसरा क्या है सर, जो 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, जो ट्रेडमैन लोग थे, ट्रेडर मर्चेंट्स, उन्होंने जो लोन दिया था राजा को, उससे ये बोला कि हम 10% इंटरेस्ट भी लेंगे एक्स्ट्रा लोन पर। तो एक ये भी लॉस और एक ये भी लॉस, और एक लड़ाई इसकी चली रही है। और फोर बात, जो उसका पैलेस था, मेंटेनिंग द पैलेस, कौन सा पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल के पैलेस, इसकी शान शौकत के लिए इसने बहुत ज्यादा क्या किए, पैसे इन्वेस्ट किए। और जब पैसे बहुत ज्यादा खर्च किए तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रांस में एक तो राजा वॉर में बिजी है, और दूसरा इंटरनल वॉर चल रहे हैं, स्ट्रगल हो रहे हैं। तो यहाँ भी पैसे खर्च, यूएसए की हेल्प करने गया, वहां पर भी पैसे खर्च, और 10% इंटरेस्ट और लग गया इस पर। और तीसरी फोर्थ तो ये है कि उसकी जो पैलेस है उसकी शान शौकत में पैसे खर्च हो रहे हैं। और फिफ्थ बात ये थी सर कि यहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गया, फूड शॉर्टेज, और प्लस प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस किसी चीज की बढ़ जाए और फूड शॉर्टेज हो जाए, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और 6 कुछ एटसेट्रा कॉजेस, कुछ बातें और भी थी, जैसे कि फ्रांस में जो लोग थे, ब्रेड वगैरह की कमी हो गई, खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिले टाइम से, और लेबर वगैरह उसकी सैलरी का वेजेस कम कर दिया गया। तो ये कुछ रीजन थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, एटसेट्रा में हम समझ सकते हैं कौन सर, एग्रीकल्चर लोग, एग्रीकल्चर एरिया, या फिर फार्मर्स, और भी शॉपकीपर है, लेबर, ये लोग हो गए परेशान। और इसकी वजह से फ्रांस में जो लोग थे उन्होंने किया प्रोटेस्ट स्टार्ट। तो अब इस बैकग्राउंड में हम समझते हैं कि 76 में क्या करता है, 2 बिलियन ये पैसे लेता है कंपनसेशन के तौर पर, और यहां से किसकी हेल्प करता है सर, यूएसए की, किसकी हेल्प, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप समझ सकते हैं 76 में, यानी 1773 में अमेरिका स्लैब किसकी कॉलोनी है, ब्रिटेन की, और हिंदुस्तान भी ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो लगभग वर्ल्ड के हर कंट्री पर 70% कंट्री पर किसका कैप्चर है, ब्रिटेन का। तो आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर उसने राज किया। और ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा एम्पायर था, ऐसा डायनेस्टी था जिसका कभी सन सेट नहीं होता था। The sun never set of a dynasty, of which dynasty is called Britain, the United Kingdom। जैसे मान लो अमेरिका है, वो भी इसकी कॉलोनी है, इंडिया भी इसकी कॉलोनी है, और अफ्रीका भी इसकी कॉलोनी है। अगर इंडिया में नाइट है तो अमेरिका में मॉर्निंग हो रही होगी, ओके, डे होगा। तो यहाँ अगर रात है तो अमेरिका में उजाला है, और अमेरिका में अंधेरा है तो अफ्रीका में उजाला है, या अफ्रीका में अंधेरा है तो हिंदुस्तान में उजाला है। तो कहीं ना कहीं एक ना एक जगह उसका एम्पायर था जहां पर लाइट थी, इन द सेंस सन की रे पड़ती थी। तो कभी भी उस
डायनेस्टी का जो अंधेरा टाइम नहीं आया इग्नोरेंस का, वो आगे चल के वही डायनेस्टी जो पूरे वर्ल्ड रूल करता था आज एक छोटे से डायनेस्टी में सिमट के रह गया है। महज हमारे मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है और ये दिल्ली के बराबर बड़ा रह गया है, बस इतना ही बड़ा है यूनाइटेड किंगडम। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पॉपुलेशन और कितना बड़ा कंट्री ब्रेक डाउन हो गया। तो वक्त के साथ हिसाब सबका होता है। तो 1781 दिस वाज द टाइम, और यहाँ क्या हो गया फ्रांस सर बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट जानते क्या होता है? बैंकक्रप्ट बोल सकते हैं कैसे हो गया सर? फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट। यस, फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट मतलब सर कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल, दिवालिया हो गया। 1781 में जो कंट्री दिवालिया हो जाए, एक उसका किंग वो भी इडियट है, लुई 16 मजे कर रहा है भाई के मजे, और इधर लड़ाई चल रही है। देखो क्या टाइम रहा होगा, एक तो शादी हुई नई नई, दूसरी बार लड़ाई लड़ रहा है, तीसरी बात यूएसए की हेल्प कर रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है, और इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट पर लोन ले रहा है, और फूड शॉर्टेज हो रहा है क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल थी वो कमजोर हो गई थी, वीक हो गई थी। कहाँ पर? फ्रांस में। और इससे लोग हो जाते परेशान। और बच्चों 1789 ये डेट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। तो अब क्या होता है 70 इधर वाली बातें क्लियर है क्या? मैं इसको हटाऊं, ये क्या है बच्चों? रीजन है किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के या बिगिन के, ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। जो मैंने कॉजेस लिखे हैं ना, ये पूरे कॉजेस है, लेकिन ये कॉजेस कब आते हैं सामने? 1789 में, जब क्या होती है? वॉर होती है या फिर रेवोल्यूशन होती है। कहां पर? फ्रांस में। 1789 दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बात करते हैं सर कब? 14 जुलाई 1789, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना आप सभी को। और इस टाइम में क्या होता है? फ्रांस के जो लोग थे ना, उनको बहुत गुस्सा आ गई, बोले कि राजा तो मानेगा ही, तो क्या करें, चलते हैं वेस्टाइल की तरफ। और 1789 में जुलाई में एक कहां गए? वेस्टाइल के बास्टिल का किला बोलते हैं, वेस्टाइल फोर्ट, यहां जाते हैं। और यहां जाके इंसिडेंट को समझो, कौन गए? थर्ड स्टेट मिडिल क्लास के लोग, शॉपकीपर, लेबर, वर्कर, एग्रीकल्चर लैंड वाले व्यक्ति, ये लोग जाते हैं और जाकर के समथिंग कितने 7000 पीपल, इतने लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं। और इन लोगों ने क्या किया? ध्यान से सुनना, किस पर अटैक किया? फोर्ट पर क्या किया? अटैक। और जब इतनी मास मूवमेंट ये लोग करते हैं, अटैक करते हैं ना फॉरेस्ट पर, यहाँ जब फोर्ट पर अटैक करते हैं ना वास्टाइल के बैठ, बेटे स्पेलिंग को मत देखो, आप इधर देखो, ओके? तभी क्या होता है, यहाँ से जो प्रिजनर्स थे ना, जो जेल में बंद थे, इनको मुक्त करा दिया, उनको छुड़ा लिया। और यहाँ से जो ग्रेन स्टोर थे, यानी ग्रेनरी वगैरह, जो ग्रेन वगैरह रखे हुए थे, जो स्टोर थे पहले से, उन सबको चोरी कर लिया। और इसके साथ एक और चीज क्या करते हैं सर, यहाँ से जितने वेपन्स वगैरह उनको मिलते हैं, उनको वो यूटिलाइज करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और जब वेपन्स वगैरह को अपने साथ ले आते हैं, प्रिजनर्स को अपने साथ ले जाते हैं, और पूरा वेस्टाइल बास्टिल का किला उसको ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है? ईंटें तक उठा के ले जाते हैं इसकी। और यहाँ का जो कमांडर है ना, कमांडर तो होगा ही, उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं, ठीक है? जब उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं, तो ये इंसिडेंट थी किसकी? वेस्टाइल के फोर्ट की लड़ाई होती है। एक वर्साइल है, वर्साइल कहाँ पर है? जहाँ पर राजा रहता है महल में। और ये जो वेस्टाइल का फोर्ट है, ये कहाँ पर है सर? जो आज क्या है? फ्रांस की कैपिटल, जिसका नाम है पेरिस, ओके? यहाँ पर प्रेजेंट में क्या है? दिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, कैपिटल ऑफ फ्रांस, यहाँ की बात है। तो लोगों में बहुत आक्रोश फैल जाता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं लोग, और ये अटैक कर देते हैं वेस्टाइल के फोर्ट पर। अब यहाँ से लोगों को एक बात समझ में आ गई कि क्यों ना हमें ना
मोनार्की सिस्टम को ही हटा दे। आप समझ रहे हो, मोनार्की सिस्टम को हटाएं क्योंकि राजा का रूल है। और मोनार्ची से क्या चाह रहे थे वो लोग? डेमोक्रेसी। लेकिन ये आइडिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था। और जब लोगों को पता चलता है तो बताने वाला भी कुछ चाहिए, राइट? जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी ने हमें बताया कि नेशनलिज्म क्या है, या और भी लोगों ने हमें समझाने की कोशिश की नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे कंप्लीट होगी। और यही काम करते हैं यहाँ पर, यहाँ के कौन? फिलोसोफर। अब इंसिडेंट को समझो आप लोग ध्यान से। यहाँ के जो फिलोसोफर थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा किसमें? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। द रोल ऑफ फिलोसोफर। अब यहाँ पर जो फिलोसोफर है उनका कहना क्या है वो समझो। जैसे जॉन लॉक महोदय का क्या कहना है, और एक जेम्स जेनी रोबिस्पियर, इन दोनों का कहना क्या है? इसका कहना यह है जॉन लॉक का कि जो गवर्नमेंट है ना, मतलब इनका सीधा सा कहना यह है कि जो मोनार्की सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है। किसका? जॉन लॉक का। ओके। और इसके जेम्स जेमी रोबिस्पियर, इनका कहना यह है कि मैं चाहता हूं कि जो लीडर हो ना, लीडर बोले तो किंग, लीडर किसकी बातों को सुने? लीडर लिसन पीपल्स, लोगों की बातों को सुने, ठीक है। और एक और फिलोसोफर आता है जिसका नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू करके है, मॉन्टेस्क्यू। और ये बोलता है कि जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, क्या? द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमें डिवाइड करना है। अब आपको पता तो लेजिस्लेटिव क्या करती है सर? पार्लियामेंट होती है, लॉ बनाती है, दिस इज द लॉ मेकिंग कमेटी, एंड दिस इज लॉ इम्प्लीमेंटेड, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। इसको बोलते हैं विधायिका, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। और ये है जुडिशरी, न्यायपालिका, ये लॉ को चेक करती है। लेकिन ध्यान रखना, ये लॉ को हर जगह चेक नहीं करेगी, क्योंकि लॉ इन दोनों को, ये दोनों बनाएंगे लॉ, और जाएगा कहां पर? प्रेसिडेंट के पास में। अगर ये नहीं है तो बाद में ना करेंगे। हिंदुस्तान में तो है, लेकिन फ्रांस में नहीं थी उस टाइम। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या करती है? जैसे मान लो राइट टू वोट वाली बात होती है, या चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात होती है, तो कोई सी भी ऐसी इंसिडेंट, तो उसके अगर विवाद हो जाता है, बिल या एक्ट पास करना है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाए तो जुडिशरी उसको क्या करेगी? रिव्यू एंड चेक करेगी और रिव्यू करके देखेगी कि सही है या गलत है। दिस इज ईदर राइट और रॉन्ग। तो एक फिलोसोफर थे और इन्होंने लोगों को गाइड किया, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने फिलोसोफर ने लोगों को गाइड किया तो लोगों में रोष फैल गया, और जैसे हर कंट्री में क्या है, कुछ ना कुछ सॉन्ग वगैरह बजाए जाते हैं जिससे लोगों में क्या देशभक्ति जागृत रहे। जैसे हमारे यहाँ मराठा बोलते थे जय माँ भवानी या हर हर महादेव। तो ये जो चलती है इंसिडेंट, एक जोश लाने के लिए, जैसे भारत माता की जय हमारे आर्मी वाले सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं। तो ये अब 1789 में यहाँ पर जो वेस्टसाइड का फोर्ट है ना, इसको कैप्चर कर लिया। ओके, 1791 में क्या हो जाता है सर? मोनार्की से क्या आ जाता है? रिपब्लिक। क्या जाता है? रिपब्लिक बोले तो डेमोक्रेसी। रिपब्लिक सिस्टम आ गया, लेकिन अभी भी मोनार्की है। ओके, फिर सुनो आगे। 1792 to 93 यहाँ पर एक पार्टी है, और इस पार्टी को समझो। पार्टी बोलते हैं क्लब है, क्या है? क्लब। और इस क्लब का नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, इस क्लब को समझ लो। क्लब एक मूवी होती है जहाँ पर लोग बैठ के रंजगम करते हैं शाम के टाइम। हाँ, वो भी क्लब होती है, लेकिन ये क्लब कौन सी है? मीटिंग करने की, जहाँ पर लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। और जैकोबिन क्लब में थे एक व्यक्ति
मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर। और ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के थॉट्स को देखो, पहले ही बहुत शानदार था, लेकिन न जाने किसकी नजर लगी इस इंसान को। और ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर है ना, जैकोबिन का हेड बनता है। और 1792-93 यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट है फ्रांस का। और एक साल 92-93 इसी बीच में ये क्या करता है, अपनी पार्टी के लोगों को, ध्यान से सुनना, अपनी ही पार्टी के जो पीपल है ना, पार्टी के जो मेंबर हैं, इनको प्लस जो फीमेल्स थी, फीमेल की क्लब थी, कितनी 70 के समथिंग क्लब, इतने क्लब मुझे जो फीमेल राइट के लिए बातें कर रही थी। फीमेल बोली 70-90 बन के बाद कि हमें राइट टू वोट चाहिए, हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट करना है। तो बोला अच्छा पार्टिसिपेट करना है, ऐसी बात है, बोला सब क्लब को बंद करो। और फीमेल को इन्होंने क्या किया, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया कि भाई अवॉइड किया फीमेल के राइट को। और पार्टी के मेंबर थे उनको भी क्या पनिशमेंट कर दिया इसने। यहाँ पर एक सिस्टम था जिसको अपन ग्लूटाइन बोलते हैं, एक तरीके से किसी इंसान को पनिशमेंट देने का एक काम करते हैं। ग्लूटाइन समझ तो क्या होता है, सर को काट दे कलम, ठीक यही होता है ग्लूटाइन। अब क्या होता है, पार्टी के मेंबर परेशान हो गए इससे और फीमेल राइट की डिमांड कर रहे, वो भी परेशान है। इतने में फ्रांस के ये लोग थे, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैकोबिन क्लब के जो हेड है मैक्सिमिलियन के रोबिस्पियर को, इसको क्या पीट दिया और इसको कैप्चर कर लेते हैं। और 1792 में मैक्सिमिलियन और इसी के साथ साथ में किसको, फ्रांस के जो किंग हैं जिनका नाम था क्या, लुईस 16, ध्यान से समझना, दोनों को, इसको भी मार देते हैं और इसको भी मार देते हैं, ठीक है, इन दोनों को किल कर दिया। अब फ्रांस में बात को समझो, जैकोबिन क्लब का जो हेड है वो एंड हो गया, फ्रांस में मोनार्की एंड हो गई 1793 में प्रॉपर वे में, ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप समझो कि फ्रांस में कोई भी गवर्नमेंट है नहीं, कोई लीडर है नहीं, तो अब होगा वॉर, क्योंकि अब कोई है नहीं तो कोई ना कोई तो आएगा। तो देखो यह हमने बात की जैकोबिन क्लब की। और 1799 में कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्टी। और नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कॉन्फिडेंट जबरदस्त था, बहुत शानदार कॉन्फिडेंट। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, नेपोलियन की एक स्टोरी है, 2 मिनट की, आप सुनेंगे ध्यान से। 1781 बैंकक्रप्ट हो गया कौन, फ्रांस, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन कहां का था, अल्टीमेटली फ्रांस का। और 1789 के बाद 92-93 के बीच में एक लड़ाई हो जाती है, फाइट किसके साथ होती है, वो होती है ऑस्ट्रिया के साथ। और इस टाइम पीरियड में एक यंग एज का लड़का जो क्या करता है, अपनी बागडोर संभालता है। और यहाँ पर 3 कमांडर इन चीफ, कितने, 3 कमांडर इन चीफ, ये लोग है ना रिजाइन दे चुके हैं अपनी पोस्ट से। और इतने में क्या होती है लड़ाई, और उस कमांडर चीफ जो चल रहे थे फ्रांस में, यहाँ से ऑस्ट्रिया में इसके अगेंस्ट लोगों को ये गाइड करता है और बोलता है कि मैं आपके अपोजिट ये लड़ूंगा, बस आपको मेरे साथ डटे रहना है। और बहुत मोटिवेट कर देता है उनके लोगों को, बोलता है कि ऐसे आर्मी वाले डिमोटिवेट हो गए, वो बोलता है आई एम द पर्सन दैट आई एम ब्लेस्ड सन ऑफ गॉड, भगवान का दुआ दिया हुआ मैं बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, तो आप लोग मेरे साथ रहो और अपन लड़ेंगे ऑस्ट्रिया से। और ऐसा बोलता है, और पूरे के पूरे जो फ्रांस की आर्मी है वो उसका सपोर्ट करती है। और जब पॉजिटिविटी से माइंड भर जाता है और जोश रहता है, पावर अपने माइंड में, फुल मोटिवेशन, और जाते हैं और ऑस्ट्रिया को कॉलर पकड़ के बहुत मारते हैं ऑस्ट्रिया को।
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट में है, ये ऑस्ट्रिया इंग्लैंड में, यूरोप में। तो इस ऑस्ट्रिया को पीट देते हैं और यहाँ से नेपोलियन ये प्रूव कर देता है कि रियल में पावरफुल सम्राट या किंग बन सकता है। तो ये इंसिडेंट थी नेपोलियन की। लेकिन सर 1804 में नेपोलियन क्या बन जाता है, यहाँ का किंग, यानी कि यहाँ का रूलर बन जाता है। कहाँ का सर, फ्रांस का रूलर तो बन गया। और तभी ला पाए क्या, सिविल कोड। और सिविल कोड लाए तो लोग उसको पूछने लगे कि क्या बात है। जैसे टैक्सेशन कम कर दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट पर फोकस किया और कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया और लोगों को सैलरी एंड वेजेस प्रॉपर वे में दिया और गवर्नमेंट की जो पावर है उनको भी उन्होंने मेंटेनेंस किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। तो सब लोग मान लगे ये लोग फ्रांस के लिए बहुत अच्छा करेंगे। ओके, फिर देर बाद में क्या होता है, 1815 में, 1815 में क्या होता है, वाटरलू के मैदान में, वाटरलू, यहां पर 1815 में क्या होता है, फ्रांस के जो किंग है कौन, नेपोलियन, इसको कौन, वाटरलू कब होता है सर, 1815 के समथिंग की बात है, जब ये लड़ाई होती है और फ्रांस के किंग को हरा देते हैं, यानी कि नेपोलियन को कौन हरा देते हैं, पराग। पराग एक स्टेट है, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन्होंने मिलकर बेटा, इन्होंने मिलकर क्या किया है, पराग वालों ने नेपोलियन को पीट दिया। और वाटरलू ऑस्ट्रिया में क्या होता है, पीस ट्रीटी होती है। और जहां से अब नेपोलियन, देखो नेपोलियन के बारे में समझ लो, क्या उसको मारते हैं, क्या करें वो समझो। नेपोलियन को क्या करते हैं, 5 ईयर के लिए सेंट मेरिनो एक आइलैंड है, तो सेंट मेरिन आइलैंड पे उसको ले जाते हैं और वहां से क्या हो जाता है, 5 ईयर के बाद 1821 के समथिंग, 20 to 21 इस टाइम पीरियड में जो नेपोलियन है ना, उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से। ओके, सेंट मेरिन आइलैंड। ओके, अब इसके बाद में रह जाता है 1946 की बात, यहाँ मिलता है फीमेल को राइट टू वोट। तो आप समझ सकते हो फ्रांस में कितना स्ट्रगल महिलाओं को करना पड़ा, तब जाके इनको मिलता है राइट टू वोट। ओके, इसका कुछ टॉपिक रह गया, अपन इसको अभी डिस्कस करते हैं, फिर इसको ओवर करते हैं। हम इसको पढ़ते हैं फ्रेंच सोसाइटी को। ओके, तो थोड़ा इस हेडिंग को नोट डाउन करो, फ्रेंच सोसाइटी लिखना स्टार्ट करो। आप लिखो नहीं, चले लो मेरे साथ लिखेंगे फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी, थोड़ा वेट करो तो सब चलता है। लिखो फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी। सोसाइटी कैसी रही फ्रांस की, वो समझ लो। यहां से आपकी समझ में आए कि वॉर के रीजन क्या थे। देखो सर, फर्स्ट कौन सा, क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट भी बोलते हैं इसको क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी, कौन, नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते हैं मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, इनको बोलते हैं फर्स्ट स्टेट, और इनको बोलते हैं सेकेंड स्टेट, और इनको बोलते हैं थर्ड स्टेट। अब समझा दूं ये होते क्या है, क्लर्जी ऐसे लोग हैं जो चर्च में सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, चर्च वगैरह में, और नोबिलिटी ऐसे जो किंग और बड़े बड़े जो मर्चेंट्स वगैरह हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो आएंगे नोबिलिटी में। और थर्ड होता है मिडिल क्लास, जहां पर होते हैं कौन सर, एग्रीकल्चर करने वाले, फार्मर्स और लेबर एंड वर्कर्स या शॉपकीपर, छोटे छोटे स्मॉल शॉपकीपर, ये लोग होते हैं थर्ड स्टेट यानी मिडिल क्लास के लोग। ओके, अब क्या होता है, ये सोसाइटी कहां की, फ्रांस की, सोसाइटी ऑफ फ्रांस। ओके, और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, इस इंसिडेंट को समझो सर, क्लर्जी और
नोबिलिटी। ये लोग क्या चाह रहे थे कि हम दोनों मिले, क्योंकि ये क्या करते हैं सर, टैक्स लेते हैं। ये टैक्स किसको नहीं देंगे, किंग को, ओके, ये टैक्स नहीं देंगे, लेकिन मिडिल क्लास किंग को टैक्स देगा। इसे नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स पेड बाय मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग टैक्स पे कर रहे हैं किंग को, लेकिन क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स पे नहीं कर रहे, किसको, किंग को, ओके। फिर एक और इंसिडेंट और है, यहाँ पर दो टाइप के टैक्स थे, एक था टेले यानी टेले और एक था टाइडिस बोलते टीडिस था, ये था 10% टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक, प्रोडक्शन का। और ये टेले जो था वो था जो क्लर्जी और नोबिलिटी इन दोनों को दिया जाता था, टेले रिलीजियन के तौर पर, वो एक एक्स्ट्रा टैक्स था इनके ऊपर, एक्स्ट्रा टैक्स, जो कि कैसा था सर, डायरेक्ट टैक्स। आप समझ सकते हो, टेले एंड थीसिस टू टाइप के टैक्स ये लोग दे रहे थे, कौन, मिडिल क्लास के लोग, और गवर्नमेंट को अलग दे रहे हैं किंग को। तो तीन तरह से टैक्स दे रहे हैं, और इन लोगों को, क्लर्जी वगैरह को, इनको ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। तो इन्हीं के पैसे पर ये एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर करेंसी क्या थी, लिब्रे, ये फ्रांस की मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया है, ऐसे भी फ्रांस की है लिब्रे, ओके। अब इसमें फिर होता क्या है कि यहां से एक बार यहां पर क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप जानते हैं सर, 1715 में इसकी पॉपुलेशन है 23 मिलियन, और 1789 में इसकी पॉपुलेशन होगी 28 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन। और इतने में भी क्या होता है, इन्होंने क्या किया फ्रांस में, इसको समझो सर, ओनली 4 मिलियन, 28 मिलियन में से 4 मिलियन के पास क्या था, राइट टू वोट, मतलब बहुत कम लोग वोट डालते थे। और क्या क्राइटेरिया थे, कौन कौन वोट डाल सकता है, एक तो वो मेल होना चाहिए फर्स्ट, और 25 प्लस उसकी एज होना चाहिए, थर्ड 3 टाइम्स मोर देन अ वर्कर, जो काम करने वाले लेबर होती है ना, उससे 3 दिन में जितना दिहाड़ी में, मजदूरी में जो पैसे कमाता है ना, उससे भी ज्यादा टैक्स पेयर, जितने पैसे कमा रहा है उसका टैक्स पेयर हो। अगर इतना काम कर रहा है तो समझ सकते हैं कि वो राइट टू वोट का अधिकारी है। और इसी में क्या थी, जो गर्ल्स हैं, इन द सेंस फीमेल, इनको राइट टू वोट, और एग्रीकल्चर यानी जो फार्मर है, किसानों को राइट वोट का राइट नहीं था। एक ही फ्रेंच की सोसाइटी। तो देखा जाए अल्टीमेटली क्लर्जी एंड नोबिलिटी एक तरीके से फ्रांस में रूल कर रहे हैं। इस बात को मैं फिर से समझाता हूँ कि सर फ्रेंच की सोसाइटी है, और फ्रेंच की सोसाइटी में क्या है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड मिडिल क्लास। क्लर्जी फर्स्ट स्टेट में ऐसे लोग हैं जो चर्च में सर्विस दे रहे हैं, चर्च में, कहाँ पर सर, चर्च में। और नोबिलिटी वगैरह कौन थे, जो किंग वगैरह थे, किंग, मर्चेंट्स, बड़े बड़े पैसे वाले, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स। और मिडिल क्लास में लोग थे एग्रीकल्चर, फार्मिंग करने वाले, लेबर और वर्कर, शॉपकीपर वगैरह। और ये लोग गरीब थे, ये टैक्स पे कहाँ कर रहे हैं सर, एक तो सीधे एक टैली के तौर पर, और डायरेक्ट टैक्स किसको, किंग को दे रहे हैं। और इसके साथ में ही सर इनके पास लैंड नहीं थी, किसकी लैंड पर काम कर रहे हैं सर, क्लर्जी और नोबिलिटी की लैंड पर ये काम कर रहे हैं। तो ये इनके लैंड का भी टैक्स इनको इंटरेस्ट पे करना है एक्स्ट्रा में। और वोट का सिस्टम ये था कि राइट टू वोट फीमेल को नहीं था, फार्मर्स को नहीं था, और बच्चों को नहीं था। एक कुछ क्राइटेरिया का मेल जिसकी एज 25 प्लस है वो, और 3 दिन में जो पैसे कमा रहा है उससे भी ज्यादा पैसे का वो कमा रहा है, तो टैक्स पे कर पाएगा। ये सोसाइटी थी फ्रांस की, और इस सोसाइटी ने बैकबोन तैयार कर दी मिडिल क्लास को आगे लाने की। और मिडिल क्लास एग्रेसिव होता है, उसमें अपर मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे फिलोसफर, टीचर, स्टूडेंट्स, इन्होंने अवेयरनेस फैलाई। और फिलोसफर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा फ्रेंच की रेवोल्यूशन, राइट।
अब यहाँ से थोड़ा सा आपको चैप्टर रह जाता है, फिर हम इसको समझते हैं। आगे देखो, ये तो फ्रेंच की सोसाइटी है। कहीं भी किसी भी कंट्री के बारे में आपको जानना है या कल्चर के या फिर कम्युनिटी के बारे में, तो जरूरी है कि वहां का क्या सोसाइटी को जान ले। नेपोलियन के साहस को देख के एक बात तो लगती है कि थोड़ा सा लाइफ में एक अपने कैरेक्टर में इतनी सख्ती तो होनी चाहिए कि कम से कम कोई दूसरा अटैक ना कर पाए। लाइन भी है कि मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, वरना पी जाते लोग अगर समुद्र खारा ना होता। तो किसी ने सही कहा है। आगे देखो बच्चे, असेंबली में वोटिंग का सिस्टम क्या था? जो इलेक्शन की असेंबली थी उसमें वोटिंग का सिस्टम सर ये है सर, 4 मिलियन पीपल हैं, उनमें से 700 जो कैबिनेट के लोग हैं ना, वो वोट डालेंगे इनडायरेक्टली। और यहाँ है किंग, इन द सेंस मोनार्की का रिपब्लिक। अब आ गए रिपब्लिक पर, ठीक है, तो किंग को हटा देंगे। अब रिपब्लिक में इस तरीके से इलेक्शन कराते हैं और यहाँ पर ये वोट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से ये लोग यहाँ से चुन के इन लोगों को दे रहे हैं, 4 मिलियन में से इनके मेंबर्स को ये लोग। इस तरीके से फ्रांस में ये चल रहा था। और इसी में भी क्या था, एक कैबिनेट है किंग की, मंत्रिपरिषद, और यहाँ किंग है, तो इनको आपस में कंट्रोल भी करते थे, ठीक है। और 5 पार्ट्स में इसको मिनिस्टर वगैरह को डिवाइड किया गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन चल रहा था। फिर आगे बात आती है कि फ्रांस में लैंड में क्या होता है। एंड में यही है बच्चों, जैसे हमने देखा 1789 यहाँ फ्रेंच की रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। 1791 सर कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी है। और 1792 टू 93 सर जैकोबिन क्लब ए ओरिजिन में आती है, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। मैक्सिमिलियन था रोबेस्पियर, उसकी कुछ करतूतें हैं। तो यही इस टाइम पीरियड में मैक्सिमिलियन और लुई 16 इन दोनों को क्या है, मार दिया जाता है, ठीक है, फांसी वगैरह जो भी गिलोटाइन पर लटका देते हैं। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टी आता है और 1804 में वो क्या लाता है, सिविल कोड। एंड 1815 में द वॉर ऑफ वाटरलू, यहाँ होती है क्या सर, पीस ट्रीटी 1850 में। और यहाँ पर नेपोलियन को वो डिफीट कर देते हैं। प्राग स्टेट, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। और यहाँ से 5 ईयर के सेंट मैरीन आइलैंड, वहां नेपोलियन को 5 साल के लिए भेज देते हैं। फिर मानते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है 5 ईयर के बाद। अब यहाँ से उसके बाद में जो लास्ट मैसेज है सोल, वो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला, पूरे वर्ल्ड को क्या मिला। तो हमने अभी पढ़ा क्या, एक तो सर यही पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, सेकेंड बात ये क्या थी, और फिर इसके कॉजेस क्या थे कि क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही है। तो ये भी हमने जाना। और साथ में हमने ये समझा कि नेपोलियन का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा, नेपोलियन रोल, ये भी हमने जाना। वाटरलू के बारे में समझा कि पीस ट्रीटी क्या थी, पीस ट्रीटी, ये भी हमने समझा। और इसके बाद में जो समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वोटिंग के बारे में, राइट टू वोट की बात थी, वो किस तरीके से था फ्रांस में। और एंड जो होता है जिस चीज पर, वो ये है कि यहाँ से मैसेज क्या जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे वर्ल्ड को, ये इंपॉर्टेंट है।
मैसेज स्प्रेड होता है, स्प्रेड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझे स्टूडेंट। वो क्या बेटा, देखो सर यहां से वर्ल्ड में क्या मैसेज जाता है, द मैसेज स्प्रेड इन द वर्ल्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द मैसेज इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का आइडिया कहां से जाता है सर, फ्रांस से। कहां से, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इट्स स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस। और इसके बाद फ्रांस के बाद यहां से जो टर्म्स निकालते हैं वो है सर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और इसके साथ में सोशलिज्म की फीलिंग, कि सोशलिज्म भी वर्ड होता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की ये जो फीलिंग्स है, ये हमने कहां से ली, फ्रांस से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1978 में, तब यही वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किए। कहां से लिए गए, फ्रेंच की रेवोल्यूशन से। तो अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं कि सर फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कैसा भी एम्पायर है एक दिन अंत भी होता है, और फ्रेंच का जो लुई 16 है उसका भी अंत हुआ। तो समय की बात है, और समय के साथ चीजें परिवर्तित होती हैं। और किसी ने कहा भी है कि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। और आज मैं कहानी को यही रखता हूँ। इस तरीके से हमारी क्लास ओवर होती है स्टूडेंट। थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे। तो इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ, और प्रिय व्यूअर्स आपके सुझाव और सलाह के लिए हमेशा मैं आभारी रहूँगा। और आप अपने सुझाव भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक करना आपके ऊपर रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।